जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं RPF कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए GK GS की क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो क्लास है डेली 11 आती है और ये जो है इसकी 11वीं क्लास। इससे पहले हम जो है तो 10 क्लासेस कर चुके हैं और जो वीडियो है डेली शाम को यहाँ पर पब्लिश होती है। ठीक है, कुछ कल इसलिए वीडियो नहीं आई, क्या है कल मुझे थोड़ा ज़्यादा काम था जिसके कारण यहाँ पर वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन आज जो है तो ये वीडियो आ गई है और इसका 11वां दिन है और इसमें हम जो है तो पूरे 1000+ MCQ पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। एंड आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अभी ये जो एग्ज़ाम है ये 2 तारीख से जो है इसका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट है और ये 24 या 26 तक मुझे जहाँ तक पता है तब तक ये चलना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा दिन अब बचे नहीं है एग्ज़ाम को। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाए थे? तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची का स्तूप है तो ये रायसेन के यहाँ पर पड़ता है। कहाँ पर? रायसेन, भोपाल के पास, मध्य प्रदेश में जो है ये पड़ता है। और जो सांची का स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बनवाया किसने था? तो ये जो बनवाया था तो ये बनवाया था अशोक ने। किसने? अशोक ने। जो अशोक है तो इसने सांची का स्तूप बनवाया था। अगर हम बात करें अशोक की तो ये तीसरा मौर्य शासक था, तीसरा मौर्य शासक था, तीसरा मौर्य शासक था अशोक। और जो अशोक है तो अशोक को देवनाम प्रिय यानी देवों का प्रिय एंड चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी इसको कहा जाता था। और अगर हम बात करें अशोक की तो अशोक जो है ये बिंदुसार का बेटा था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। हम बात करें अशोक की आगे तो अशोक जो है तो जिसने 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध को हम कहते हैं कलिंग का युद्ध। कौन सा? कलिंग का युद्ध है। और जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था? तो कलिंग का युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था? तो जो युद्ध हुआ था ये हुआ था अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच में। खारवेल नरेश के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था? तो इस युद्ध में जो है तो अशोक जीत गए थे, लेकिन इस युद्ध में जो है तो दोनों तरफ बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, जिसके कारण जो अशोक है तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। और इस हृदय परिवर्तन हो गया तो इन्होंने अपनी जो युद्ध नीति थी उसको ख़त्म कर दिया और उसके बाद इन्होंने जो है तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन सा? बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। और बौद्ध धर्म को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये एक इन्फ्लुएंस हुए थे किससे? तो ये इन्फ्लुएंस हुए थे उपगुप्त किससे? उपगुप्त से इन्फ्लुएंस हुए थे ये, और उसी के कारण जो है तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है, मौर्य वंश का संस्थापक है ये। और इसने हराया किसने था? तो इसने जो है तो मौर्य वंश की स्थापना करने के लिए एक राजा थे नंद वंश का, अंतिम राजा था कौन सा? नंद वंश का। इसका नाम था धनानंद। क्या? धनानंद, जो कि अंतिम राजा था नंद वंश का। इसको हराया और उसके बाद जो है इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर हम बात करते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार जो है ये किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और अशोक का पिता था। अगर हम बात करें बिंदुसार की तो इसको अमित्रघात कहा जाता था। क्या? अमित्रघात जो है बिंदुसार को कहा जाता था। फिर हम बात करते हैं वृद्धरथ। तो जो वृद्धरथ है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और जो वृद्धरथ है तो वृद्धरथ का एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसी ने इसको मार दिया था और उसके बाद मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ वहाँ पर। और उसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग था उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई तो इनको नोट करेंगे और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप एक छोटा सा रिकेप लेंगे रिवीजन के लिए, ताकि आपको ये चीज़ें जो है मैंने बताई हैं ये याद हो जाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं ने किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? अगर हम बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल की तो वल्लभ भाई पटेल जो हैं तो ये भारत के पहले गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर, पहले गृह मंत्री एंड पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे। उप प्रधान मंत्री, क्या पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं तो 1931 के
कराची अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन था। कराची अधिवेशन, यहाँ पर जो है ये अध्यक्ष रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको ये पूछा गया कि इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, तो इनको सरदार की उपाधि कब दी गई थी? तो इनको सरदार की उपाधि दी गई थी तो ये बारदोली सत्याग्रह के समय पर दी थी वहाँ की महिलाओं ने। तो ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये जो है तो 1928 में हुआ था, बारदोली गुजरात में। कहाँ पर? बारदोली गुजरात में जो है ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और इसमें जो है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ का जो है तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। उसी के बाद वल्लभ भाई पटेल को यहाँ की जो महिलाएं थी, बारदोली की महिलाएं, उन्होंने जो है तो इनको सरदार की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो वल्लभ भाई पटेल हैं तो इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या? लौह पुरुष, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। भारत का बिस्मार्क, क्या? भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जो है एक मूर्ति है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। नर्मदापुर जिला है एक, वहाँ पर गुजरात में ये स्थित है। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये 182 मीटर है। कितनी? 182 मीटर है। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू है। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसको डिज़ाइन किसने किया? तो इसका जो डिज़ाइन किया है तो ये किया है राम वी सुतार ने जो है इसका डिज़ाइन तैयार किया है। और लॉरेंस एंड टुब्रो कंपनी ने जो है तो इसको बनाया था। और इसका जो उद्घाटन हुआ था ये 31 अक्टूबर 2018 में हुआ था। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, कब? ये 1920 में शुरू किया गया था। फिर चंपारण सत्याग्रह तो ये 1917 में हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। और होम रूल आंदोलन, तो होम रूल लीग जो है तो ये 2 जगहों पर स्थापित हुई थी। तो देखिए पहली जो होम रूल की स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी किसने की थी? ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1916 में की थी। और कहाँ पर की थी? तो ये की थी पुणे में। फिर इसके बाद जो दूसरी होम रूल लीग थी तो इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में ही की थी। और कहाँ पर की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना मद्रास में की थी। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे और इन सारी चीज़ों को आप नोट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा डैश से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है तो ये कहाँ से लेकर नहीं गुजरती? किस राज्य से नहीं गुजरती? असम, राजस्थान, गुजरात या त्रिपुरा। तो देखिए आप ये जान लीजिए कि पहले सबसे पहले जो कर्क रेखा है तो ये किन किन राज्यों से निकलती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में 28 राज्य हैं। अब आप 28 के 28 में से जितने राज्यों से निकलती है तो वो याद कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगी किन राज्यों से नहीं निकलती है। तो देखिए जो कर्क रेखा है कहाँ कहाँ से निकलती है, सबसे पहले तो देखिए इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ये है इसकी ट्रिक। माँ से हो जाएगा मिजोरम, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। ता से त्रिपुरा, यहाँ से भी निकलती है कर्क रेखा। पा से पश्चिम बंगाल, यहाँ से निकलती है। रा से राजस्थान, यहाँ से भी निकलती है। गा से गुजरात, यहाँ से भी निकलती है। माँ से मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इन राज्यों से होकर निकलती है। कौन कौन से राज्य? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको ऑटोमेटिकली अब पता चल जाएगा कि 20 ऐसे राज्य हैं, इनको छोड़कर बाकी जहाँ से जो है कर्क रेखा नहीं निकलती है। तो देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों से निकलती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा असम, तो असम से जो है ये कर्क रेखा नहीं गुजरती। हमारे देश में कितने? 28 राज्य हैं और 28 के 28 को मैंने बता दी कि 28 राज्यों में से 8 राज्यों में से निकलती है और 20 राज्यों में से ये नहीं निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को डैश से लिया गया है। तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है इनका कॉन्सेप्ट, इनका विचार कहाँ से लिया गया है? तो इनका जो विचार लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है तो लिया गया है कहाँ से? अमेरिकी संविधान से। कहाँ से? अमेरिकी संविधान से लिया गया। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार तो हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं? और जो मौलिक अधिकार हैं ये संविधान के भाग
3 में आते हैं। कहाँ पर? संविधान के भाग 3 में आते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे? तब हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन क्या हुआ, एक संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन अधिनियम 1978। तो 1978 में 44वां संशोधन अधिनियम हुआ। इस अधिनियम के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, कौन सा? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है तो इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसको जो है तो संवैधानिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार है पहले अनुच्छेद 31 में आता था। कहाँ पर? अनुच्छेद 31 में आता था। लेकिन आज के टाइम पर जो है तो अनुच्छेद 300A में आता है संपत्ति का अधिकार, जो कि आज के टाइम पर संवैधानिक या कानूनी अधिकार है। फिर हम बात करते हैं रूसी संविधान से। तो रूस के संविधान से क्या लिए गए? तो ये लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कहाँ से? रसिया से ली गई हैं। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। फिर ब्रिटिश संविधान से अगर हम बात करें यानी यूनाइटेड किंगडम से संविधान से लिए गए हैं तो ये ली गई है एकल नागरिकता। क्या? एकल नागरिकता ली गई है। और फिर इसके बाद आयरिश संविधान से, तो आयरिश संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरिश संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के पास डैश के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति होती है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो भारत का राष्ट्रपति है इसके पास क्षमा प्रदान करने की होती है? यानी ऐसी क्षमा जैसे कोई मुजरिम है और उसने जो है तो अच्छा व्यवहार किया है वहाँ पर जेल के अंदर, तो उसके पास है, या फिर कोई चोर या कुछ भी है, अपराधी है, तो ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो है तो इनको माफ़ कर सकता है या इनकी सज़ा को कम कर सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये जो अनुच्छेद कहता है तो कहता है अनुच्छेद 72। तो भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति होती है। किसी को भी, कोई भी अपराधी है, चोर है, ठीक है, मुजरिम है, उसको ये जो क्षमा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। और आज के टाइम पर हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो है तो हमारे भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। क्या? दूसरी महिला प्रेसिडेंट है भारत की। फिर हम बात करते हैं अब ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद जो है तो ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट टेक्स्ट, सबसे पुराना वेद है। और जो यह ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में ही क्या? गायत्री श्लोक है। क्या? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है तो ये कहाँ पर है? तो जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में। अभी अब पूछा गया है कि ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया। तो कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो जो ऋग्वेद को है तो ये 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छी वीडियो लग रही होगी। अगर वीडियो ऐसी ही चाहिए है आपको तो लगातार वीडियो आती रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है कथकली, कथक, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। तो देखिए ये 4 शास्त्रीय नृत्य, ये जो चारों के 4 हैं ये हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य। और हमारे भारत में कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली, कथक, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम, इनमें से पूछा कि दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें कथकली की तो ये केरल की है। कहाँ की? केरल का। उत्तर कथक जो है तो ये उत्तर प्रदेश से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। और मोहिनीअट्टम जो है ये भी केरल से है। तो आपको दिख रहा होगा कि केरल, तमिलनाडु और केरल ये जो तो हैं ये सारे के सारे दक्षिण भारत के राज्य हैं। लेकिन जो कथक है तो कथक जो है तो ये उत्तर प्रदेश में आता है। और जो उत्तर प्रदेश है तो ये उत्तर भारत का एक राज्य है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। तो कथक जो है तो दक्षिण भारत से संबंधित नृत्य शैली नहीं है। और मैंने बताया कि हमारे देश में कितने 8 शास्त्रीय नृत्य, तो 4 तो यहीं पर हो गए, कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। फिर इसके बाद एक आता है सत्रिया। तो जो सत्रिया है तो ये सत्रिया कहाँ का नृत्य है? ये है असम का। कहाँ का? असम का। फिर इसके बाद आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी जो है तो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद आता है मणिपुरी। मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। और ओडिसी, और जो ओडिसी है ये कहाँ का? ये है ओडिशा का। कहाँ का? ओडिशा का। तो ये है आपके हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। इन सारे के सारे नृत्यों को आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसे महाराजाधिराज के रूप में वर्णित किया गया? तो महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? घटोत्कच, महाराज श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? तो जो महाराजाधिराज की उपाधि वर्णित है तो किसने उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम बात करें तो इसको जो है तो गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है। क्या? असली संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा भी आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक लगाया जाता है किसको? महाराज श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन गुप्त वंश का असली संस्थापक जो माना जाता है ये चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। जो चंद्रगुप्त प्रथम ये किसका? ये घटोत्कच का बेटा था, और घटोत्कच जो है तो श्रीगुप्त का बेटा था। किसका? श्रीगुप्त का बेटा था। और जो चंद्रगुप्त प्रथम की बात यहाँ पर दिख रहा होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है। और जो समुद्रगुप्त इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन यानी नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जो है तो किस शहर में स्थित है? दिल्ली, जयपुर, गुजरात या आगरा? तो जो हवा महल है तो इसको बनवाया किसने था सबसे पहले? तो जो हवा महल बनवाया था तो किसने बनवाया था? तो बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था। और हवा महल कब बनकर तैयार हुआ, बनना चालू हुआ था? तो 1799 में स्टार्ट हुआ था। अब ये है कहाँ पर, किस शहर में स्थित है? तो जो स्थित है ये कहाँ पर? ये जयपुर राजस्थान में स्थित है हवा महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस त्योहार के दौरान खासी जनजाति के लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? नोंगक्रेम त्योहार किस, कब, मतलब कि कहाँ पर, मतलब कि सॉरी माफ कीजिएगा, किस त्योहार के दौरान किया जाता है? ठीक है, नोंगक्रेम एक नृत्य और किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो एक नोंगक्रेम त्योहार होता है, उसी त्योहार के उपलक्ष्य में जो है नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। और जो नोंगक्रेम त्योहार ये कहाँ पर? ये मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पर? मेघालय में जो है ये मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं जतारा। तो जतारा जो है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। चेराब जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। और बिहू जो है तो ये कहाँ पर? ये असम में मनाया जाता है। कहाँ पर? असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी किसे कहते हैं? क्या? बिहार केसरी राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर या लाला लाजपत राय? किसको कहा जाता है बिहार केसरी? तो बिहार केसरी जो कहा जाता है तो ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण सिन्हा या श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिन्हा या श्री कृष्ण सिन्हा को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और जो श्री कृष्ण सिन्हा हैं ये बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर हैं, पहले मुख्यमंत्री हैं। ये कौन है? ये हैं श्री कृष्ण सिन्हा। इसके बाद हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो है तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति एंड सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति भी यही रहे, सबसे लंबे समय तक भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं और सबसे लंबे समय तक भी भारत के राष्ट्रपति रहे। राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो जो राजेंद्र प्रसाद है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, पहले स्थायी अध्यक्ष थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जिनको जो है महात्मा गांधी ने इनको अजात शत्रु कहा था। क्या? अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई दुश्मन ना हो। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर जो ये 11वें चीफ मिनिस्टर थे। कहाँ के? बिहार के। बिहार के 11वें जो है ये चीफ मिनिस्टर थे कर्पूरी ठाकुर। फिर हम बात करते हैं लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय आपको ऐसे रखना है लाल, बाल और पाल। ठीक है, ये जो है तो लाल, बाल और पाल यानी लाला लाजपत राय लाल से आता है। तो लाला लाजपत राय जो कि कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। किसके? गरम दल के नेता थे। क्योंकि जो कांग्रेस 1907 का जो सूरत अधिवेशन में हुआ था इसमें कांग्रेस जो है ये दो गुटों में बट गया था, एक नरम दल बना था, एक गरम दल बना था। और गरम दल में थे लाल, बाल, पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पॉल। ये तीन थे लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष जो है तो ये इसमें सॉरी अरविंदो घोष कह रहा हूँ मैं, अरविंदो घोष भी इसके अध्यक्ष इसके थे लाल गरम दल के। देखिए लाल, बाल, पाल। ठीक है, लाल,
बाल पाल। लाल से तो हो गए लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल से याद रखते हैं। हम बात करते हैं लाला लाजपत राय की आगे, तो जो है तो इनको पंजाब केसरी भी कहते हैं। क्या पंजाब केसरी इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनको शेर ए पंजाब यानी पंजाब का शेर ए पंजाब भी इनको कहा जाता है। लाला लाजपत राय को इन्होंने जो है तो 1894 में जो एक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी, पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना हुई थी। इसके नेशनल बैंक जो हुआ था इसकी स्थापना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे। फिर इसके अलावा लाला लाजपत राय की और आगे बात करें तो लाला लाजपत राय जो हैं तो पंजाब नेशनल बैंक है और इनको पंजाब केसरी, शेर पंजाब, ग्राम दल के नेता थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। कब? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 में और इसी के विरोध में जो है तो इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध हुआ था और यहाँ पर नारे लगाए गए थे कि साइमन गो बैक, इसके नारे लगाए थे। हम साइमन कमीशन के बारे में कभी जो है जब हम डिटेल में बात करेंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो है तो फिर जो पुलिस ऑफिसर थे सॉन्डर्स, उसने जो है तो ये स्कॉट और सॉन्डर्स थे, उसने लाठीचार्ज करवा दिया था, जिसके कारण लाठीचार्ज में जो साइमन कमीशन में हुआ था इसमें जो लाला लाजपत राय हैं ये बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और उसी के बाद जो है तो इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से निकलती है? तो साबरमती जो नदी ये किस भारतीय राज्य से निकलती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी जो राजस्थान से निकलती है। राजस्थान में कहाँ से निकलती है? तो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से? अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वत कोटदी उदयपुर से, कोटदी उदयपुर राजस्थान से जो है ये नदी निकलती है साबरमती नदी। और साबरमती नदी जो है ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में जाकर जो है ये नदी समुद्र से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था? तो बाबर जो कि फरगना अफगानिस्तान से आया था और जो फरगना का शासक था, इसने जो तो भारत में मुगल शासन की स्थापना कब की थी? तो ये कब की थी? तो ये की थी 1526 में। कब की थी? 1526 में, क्योंकि जो बाबर था तो बाबर ने 1526 में एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। इस युद्ध में जो है तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसके बाद जो है तो उसने 1526 में मुगल साम्राज्य, मुगल शासन की स्थापना की थी। अब एक चीज़ यहाँ पर करने लायक है कि जो बाबर है तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े, तो चारों के 4 जो युद्ध है इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों को 4 युद्धों को याद रखने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए इसकी ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। ठीक है, तो ये है इसकी ट्रिक। पानी से पिया से यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर हम बात करते हैं खाना खाया। तो खाना खाया से खानवा का युद्ध, किसका? खानवा का युद्ध। और जो खानवा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कब? 1527 में हुआ था। बाबर वर्सेस राणा सांगा, बाबर वर्सेस राणा सांगा के RS अग्रवाल के बीच में। ठीक है, RS अग्रवाल, RS से RS अग्रवाल आपको याद आता होगा। ठीक है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और इस युद्ध में भी जो है बाबर जीत गया था। फिर इसके बाद चांद देखा तो चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच में हुआ था और इस युद्ध में भी बाबर जीता था। फिर घर गया तो इसमें हुआ था घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध। और जो घाघरा का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1529 में। कब? 1529 में बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच में हुआ था और इसमें भी जो है ये बाबर जीत गया था। और इसके बाद जो है तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर वही शख्स है जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका? बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इटाई रोग किसके कारण होता है? मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक या नाइट्रेट। तो इटाई रोग है क्या? तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं इटाई रोग जो है, तो इस रोग में जो है जो हड्डियां होती हैं, क्या हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं इटाई रोग में। और जो इटाई रोग है सबसे पहले जो है तो 1960 में, कब? 1960 में जापान में मिला था। जापान में, कहाँ पर? जापान में इसकी पहचान हुई थी 1960 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इसमें जो है तो ऐसे युद्ध में जो 1960 में जापान में मिला था इटाई रोग, इससे जो है तो हम हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इसके कारण जो है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैली थी। तो ये किसके कारण होता है इटाई रोग? तो जो होता है तो ये कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण? कैडमियम के कारण जो है इटाई रोग होता है, जिसमें जो है तो हड्डियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं और बिल्कुल आदमी जो है तो बिल्कुल पूरी तरीके से झुक जाता है। आपने देखे होंगे कई पिक्चर्स में, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, गूगल, फेसबुक पर कहीं पर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्त दानकर्ता माना जाता है? ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव या ओ पॉजिटिव। तो कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति है जिसको सार्वभौमिक रक्त दानकर्ता, यानी ये किसी को भी खून दे सकता है, तो ये माना जाता है ओ नेगेटिव। किसको? ओ नेगेटिव वाले जो व्यक्ति है जिसके अंदर ओ नेगेटिव खून होता है, तो ये किसी को भी अपना खून दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है तो ये किससे? ये जूट से संबंधित है। किससे? जूट से संबंधित है। किससे? जूट से संबंधित। 2 मिनट रुक जाइएगा, मुझे थोड़ी गलती सी लग रही है। चलिए, तो ये जो है तो ये जूट से नहीं है, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुझे लग ही रहा था कि ये कपास से संबंधित है। किससे? ये कपास से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को कहा जाता है? तो हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत की जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है तो इसको क्या कहा जाता है? तो हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है तो इसको क्या? इसको शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। अगर पूछा जाता है उत्तरी, तो जो हिमाद्री है तो ये उत्तरी श्रेणी जो है हिमालय की, तो इसको हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री या बृहत हिमालय और महान हिमालय। जो उत्तरी श्रेणी है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी श्रेणी जो है तो इसको हिमाद्री, बृहत हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो हिमाचल हिमालय है, मध्य हिमालय है तो मध्य हिमांचल, ठीक है, तो इसको जो है तो ये मध्य हिमालय श्रेणी है। हिमालय की जो मध्य श्रेणी है इसको क्या? मध्य हिमांचल या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी भी इसको कहा जाता है। जो पश्चिमी है तो पश्चिमी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी श्रेणी को इसको कहा जाता है, पश्चिमी श्रेणी को कश्मीर हिमालय। क्या? कश्मीर हिमालय किसे कहते हैं? पश्चिमी श्रेणी को जो है ये पश्चिमी श्रेणी को कश्मीर हिमालय कहा जाता है। और मध्य हिमाचल, ये हिमाचल नहीं, ये हिमाचल है, ठीक है, हिमाचल, मध्य हिमाचल यानी मध्य हिमाचल। और ये किसको? ये मध्य हिमालय को कहते हैं। क्या? मध्य हिमालय श्रेणी जो है तो इसको क्या? मध्य हिमालय कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो ये क्वेश्चन शायद हम अभी कर चुके हैं, तो मैंने अभी बताया था कि कौन सी नृत्य शैली जो है दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो ये कथक, क्योंकि कथक जो है ये उत्तर भारत से संबंधित है। कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम जो है तो कहाँ से? ये दक्षिण भारत से संबंधित है। चलिए इसको मैंने रिपीट कर दिया है, तो आप पीछे जाकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो मोढेरा सूर्य मंदिर ये कहाँ स्थित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा। तो जो मोढेरा सूर्य मंदिर है ये 1026 और 27 ईस्वी में बनवाया गया था। किसके द्वारा? एक चालुक्य वंश के एक राजा थे, चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम। क्या? भीम प्रथम, छोटा भीम, ठीक है, छोटा भीम। तो समझ गए होंगे। तो भीम प्रथम ने इसको बनवाया था और ये कहाँ पर? ये गुजरात में इसने बनवाया था। कहाँ पर? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को डैश से उधार लिया गया है? तो वित्तीय आपातकालीन के प्रावधान जो है कहाँ से लिए गए हैं उधार? कनाडा से, जर्मनी से, आयरलैंड से या अमेरिकी संविधान से? अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल, तो हमारे राज्य में जो है, देश में वित्तीय आपातकालीन कहाँ पर दिया हुआ? वित्तीय आपातकालीन का जो उल्लेख है तो अनुच्छेद
360 में जो है तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, और वित्तीय आपातकाल जो है तो भारत में ये अभी तक नहीं लगा है, कभी नहीं लगा, ठीक है, अभी तक नहीं लगा है ये। तो जो वित्तीय आपातकाल है तो इसके प्रावधानों को कहाँ से उधार लिया गया, तो इसके जो प्रावधानों को उधार लिया गया ये कहाँ से, ये जर्मनी के संविधान से उधार लिए गए। कहाँ गए, जर्मनी के संविधान से। कनाडा के संविधान से अगर हम बात करें तो संघ सूची और राज्य सूची का विचार संघ है, एंड राज्य सूची का विचार लिया गया संघ, और राज्य सूची का विचार लिया गया कहाँ से, ये लिया गया है कनाडा से। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। और अमेरिकी से मौलिक कर्तव्य, क्या, मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, किस देश को दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? तो दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा किसे कहते हैं? ब्राज़ील, मेक्सिको, भारत या सर्बिया? तो ये कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्राज़ील को जो है तो दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहड़ी का त्यौहार निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? ग्रीष्म का अंत और सर्दी की शुरुआत, या बसंत का अंत और सर्दियों की शुरुआत, या फिर सर्दी का अंत और बसंत की शुरुआत, या सर्दियों का अंत और गर्मियों की शुरुआत? तो जो लोहड़ी त्यौहार है ये एक फसल कटाई त्यौहार है। क्या, फसल कटाई त्यौहार है ये। और जो ये मनाया जाता है तो ये कहाँ पर, ये खासकर पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ पर? पंजाब में ये मनाया जाता है। और जो लोहड़ी का त्यौहार है तो ये किसका प्रतीक? ये सर्दियों का अंत और बसंत की शुरुआत का प्रतीक है लोहड़ी, जो कि कहाँ पर? पंजाब में मनाया जाता है, फसल कटाई त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीन ग्रंथ है नाट्य शास्त्र का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो जो भारत का प्राचीन ग्रंथ है भारत का नाट्य शास्त्र, इसका संकलन किसने किया है? अगस्त्य मुनि, अगस्त्य या फिर मनु, भरत मुनि या वेद व्यास ने? तो इसका जो संकलन किया है भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो रेट क्या है? तो पूछा गया कि रेपो रेट क्या है। तो देखिए हम पढ़ते हैं एक एक करके। लघु अवधि दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है, नहीं ये गलत है, ये रेपो रेट नहीं है। फिर नेक्स्ट है लघु अवधि दर जिस पर सरकार बैंक को ऋण देता है, तो नहीं ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट है लघु अवधि दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी यानी बैंक को उधार देता है, तो किसी बैंक को उधार देता है तो लघु अवधि दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। और लास्ट वाला भी पढ़ते हैं, बैंक लघु अवधि दर पर भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है तो ये सही है। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट कहलाता है लघु अवधि दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जो है तो किसी भी बैंक को उधार देता है, इसको रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव, ठीक है, बा है यहाँ पर, वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो इसका क्या था? तो इसका जो नाम था ये था टाइगर। क्या नाम था इसका? प्रोजेक्ट टाइगर इसका नाम था। और जो प्रोजेक्ट टाइगर ये शुरू हुआ था 1973 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी जो है ये भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। और प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद। और जो है तो ये कौन सा एक बना था? तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बना था इस समय, ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बनकर रेडी हो गया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन RPF कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको कोई परेशानी है इससे रिलेटेड तो आप जो है तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।